हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयासागर दुबे। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है 25 अगस्त को। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे ओवरऑल कि इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर था क्या। तो पहले कुछ जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। 1926 में रॉयल कमीशन आया था या फिर हिल्टन यंग कमीशन, जहाँ से आरबीआई जैसा इंस्टीट्यूट बनाने की बात शुरू हुई। 1934 में आरबीआई एक्ट आया और 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया कोलकाता के अंदर। 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई किया गया। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन करने का मतलब है कि अब ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती थी, पहले ये प्राइवेटली ओन्ड थी। नेशनलाइजेशन बैंक्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जब किसी भी प्राइवेट बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया जाता है तो कहा जाता है कि हमने इस बैंक का नेशनलाइजेशन किया है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अब ऐसा क्यों? आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज़ हैं या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। लेकिन आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून तक क्यों? क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च को बन के तैयार होती है और आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट बनाने के लिए 3 महीने का वक्त चाहिए होता है। आरबीआई हर 2 महीने में एक बाई मंथली रिव्यू पब्लिश करता है, जिसमें वो अपने रेपो रेट को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, या फिर आप कह सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट की 2019-20 की। बेसिकली एनुअल रिपोर्ट में आपको बैलेंस शीट देखनी होती है कि वो बैलेंस शीट के अंदर है क्या। तो एक सैंपल पहले मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस शीट का। आपके लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ हैं और राइट हैंड साइड में एसेट्स हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट का रूल होता है कि आपका एसेट साइड इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स दिए हुए हैं, लोन्स दिए हुए हैं, ये सब लायबिलिटी होते हैं। एसेट्स में आपकी ओन्ड प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपका एसेट होगा, लेकिन आप किसी से लोन ले रहे हो तो वो आपकी लायबिलिटी होगी। सिंपल रूल ये होता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो यानी वो आपका एसेट है, अगर आपने किसी से कुछ लिया है, आपको रीपे करना है उसे, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन आपने अगर किसी को कुछ दिया है और वो आपको वापस मिलने वाला है, यानी वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका एक एसेट है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं टोटल लिखा हुआ है, ये हमेशा इक्वल होता है। अब जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है वो ये सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और लोन कम ले सकते हैं, तो दोनों इक्वल कैसे होंगे? इसमें जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटीज़ में लिखा जाता है, इसलिए ये इक्वल हो जाते हैं। कैपिटल मतलब जो ओनर अपने साथ लेके आता है। आरबीआई की बैलेंस शीट 30% से ग्रो कर चुकी है। पहले 41 लाख करोड़ था, अब 53 लाख करोड़ हो चुका है। मैंने ये अप्रॉक्स फिगर्स लिखी हैं, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि आपकी एसेट साइड भी इंक्रीज़ की है और लायबिलिटी साइड भी इंक्रीज़ की है। तो एसेट साइड में इंक्रीज़ क्या किया है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 18.4% से इंक्रीज़ किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 27.3% से इंक्रीज़ किया है, लोन्स एंड एडवांसेस 245.8% से इंक्रीज़ किया है और गोल्ड 52.9% से इंक्रीज़ किया है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स एंड एडवांसेस ये आरबीआई ने दूसरे बैंक्स को दिए हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को दिए हैं, इसलिए ये एसेट में लिखा गया है। लोन्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और एडवांसेस शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो लोन्स मतलब 1 या 1 साल से ज़्यादा और एडवांसेस यानी 1 साल से कम। लायबिलिटी साइड में नोट इशू 21.5% से इंक्रीज़ हुआ है, अदर लायबिलिटीज़ 30.5% से इंक्रीज़ हुई है, प्रोविजंस एंड डिपॉजिट्स 53.7% से इंक्रीज़ हुआ है। नोट इशू आरबीआई के लिए लायबिलिटी होती है। अगर मान लो आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है तो उस पर आपने देखा होगा, उस पर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वचन देता हूँ मतलब क्या है? इट्स अ प्रॉमिस टू पे, यानी आपने कुछ लिया है तभी तो आप किसी को प्रॉमिस करो कि हाँ मैं उसे वापस पे करूँगा। तो जिस चीज़ को भी आपको एक टाइम के बाद वापस पे करना होता है उसे आप लायबिलिटी काउंट करते हो। यहाँ पे प्रोविजंस एंड डिपॉजिट्स यानी किसी ने आरबीआई को पैसा दिया है, वो उसके यहाँ पार्क किया है, तो ये भी उसके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये भी उसको एक टाइम के बाद उस चीज़ को वापस करना पड़ेगा। जिस बैंक ने उसे दिया है तो उसे उस बैंक को रिस्पेक्टिवली वापस करना पड़ेगा। अब जो मेन पॉइंट है जिसमें सबको इंटरेस्ट है कि कमाई कितनी हुई है, तो आरबीआई की इनकम 1.5 लाख करोड़ की है और आरबीआई का एक्सपेंस 0.92 लाख करोड़ का है, यानी आरबीआई के पास सरप्लस बचता है 0.57 करोड़ का,
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि आरबीआई को ओन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल ज़्यादा फ्रॉड्स डिटेक्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें 1 लाख से ऊपर के फ्रॉड्स की, तो 1.8 लाख करोड़ के फ्रॉड हुए हैं, जो कि पिछले साल से डबल से भी ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ केसेस 25% से इंक्रीज़ हुए हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर के अंदर 80% फ्रॉड हुए हैं, जितने टोटल फ्रॉड्स हैं उसमें से, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 20%। आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि 2000 का कोई भी नोट प्रिंट नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। इवन इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी मनी की सप्लाई 23% से कम हो गई है प्रीवियस ईयर के। आपका इन्फ्लेशन हाई रहने वाला है। 2018 में इन्फ्लेशन रेट 3.4 समथिंग था, और फिर ये बढ़ के 2009 में 4.5 हो गया था, और इस साल का जब टोटल काउंट होगा तो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। और जब सप्लाई कम होती है, डिमांड तो स्टेबल है ही, डिमांड तो है ही लोगों की, हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। सप्लाई की कम होने की वजह से प्राइस बढ़ गए हैं, और जनरल राइस प्राइस को ही आप इन्फ्लेशन कहते हो। तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं हुई हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।